हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एरा। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं घटना चक्र पब्लिकेशन की जीएस दृष्टि बुक के बारे में। ये जो बुक है एक पॉलिटी की बुक है जिसके अंतर्गत काफ़ी टॉपिक्स हैं। उन सभी को हम इस लेक्चर सीरीज में कवर करने वाले हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं इन सभी को डिस्कस करेंगे कि लोकसभा में कितनी सीट हैं, राज्यसभा में कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, उनकी सीट कितनी है, ऐसी स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट काउंसिल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, इन सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं भारत का संवैधानिक विकास के बारे में। आपको पता होगा कि जो भारत का संवैधानिक विकास है उसको हम दो जगह पर बांटकर पढ़ते हैं, एक कंपनी का शासन और दूसरा क्राउन का शासन। जो कंपनी का शासन है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है और 1858 तक चलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्राउन का शासन, जो कि 1858 से शुरू होता है और 1947 पर जाकर खत्म हो जाता है, क्योंकि 1947 में 15 अगस्त को हम क्या हो गए थे, आज़ाद हो गए थे और क्राउन का शासन कंप्लीटली खत्म हो गया था। और यहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट से जर्नी शुरू होती है किसकी, भारत के संविधान के विकास की। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के बारे में। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है जो 1773 ईस्वी में लाया गया, इसको लाने का रीजन क्या था, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। तो आप सभी को पता होगा कि उस समय पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला करता था। क्यों? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था। किससे प्राप्त था? वो महारानी एलिजाबेथ। आपको पता होगा कि सन 1600 ईस्वी के चार्टर के द्वारा जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ में 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। किसने? जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी। तो अब सन 1773 ईस्वी तक हुआ क्या कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी में लगातार भ्रष्टाचार और कुप्रशासन की व्यवस्था फैल गई। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयर थे, जो कर्मचारी थे, उनकी तो लगातार कंडीशन अच्छी होती चली गई, वो लगातार मालामाल होते चले गए। क्यों? क्योंकि एक तो वो कंपनी से सैलरी प्राप्त कर रहे थे और दूसरा वो जो सामान होता था कंपनी का, उसको इलीगल तरीके से अवैधानिक रूप से यानी कि गैर कानूनी तरीके से सामान को बेच रहे थे। कहाँ पर? भारत के अंतर्गत। तो लगातार मुनाफा कौन कमा रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, जो एम्प्लॉयमेंट थे। लेकिन इस कारण जो कंपनी थी, कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी, वो लगातार घाटे में चली गई और लगातार डूबती चली गई। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों का तो वेतन बढ़ता चल गया, लेकिन जो कंपनी की हालत लगातार डूबती चली गई, जिस कारण जो कंपनी थी वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई, यानी कि बैंकरप्ट हो गई वो। अब प्रॉब्लम ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने ये आई कि वो दिवालिया होने की कगार पर जब पहुंच गई तो ये जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके पास में? ब्रिटेन की गवर्नमेंट के पास में। अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट से कहते हैं कि सर देखो, जो हमारी कंपनी है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी है वो लगातार घाटे के कारण क्या हो रही है? डूबती हुई जा रही है। तो आप क्या करो, कौन? यानी कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट, हमें क्या करो, कुछ पैसे दे दो, यानी कि मनी दे दो, उधार दे दो, जिससे हम क्या कर सके, अपनी कंपनी को सही तरीके से रेगुलेट कर सके। अब ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि यार ये 1600 से लेके 1773 तक क्या करिए, व्यापार करिए भारत के अंतर्गत। इसमें ऐसा क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो लगातार डूबती चली गई। तो इन्होंने पाया कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो क्या होने लगे, भ्रष्टाचार करने लगे और उसमें कुप्रशासन की व्यवस्था देखने को मिली। यानी कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो सही तरीके से कंपनी को नहीं चला पा रहे थे, जिस कारण ब्रिटेन की गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, मैं आपको पैसा तो दे दूंगा, लेकिन आपको इसके बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा? पावर देनी पड़ेगी। पावर कौन सी? किसको? ब्रिटेन की गवर्नमेंट को। यानी कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने बोला कि मैं ठीक है आपको पैसा तो दे दूंगा, लेकिन आपको मुझसे पावर देनी पड़ेगी। कौन सी पावर? ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने वाली पावर। तो इस प्रकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पावर दे दी किसको? ब्रिटेन की गवर्नमेंट को। और ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसको बोलते हैं कानून की लैंग्वेज में क्विड प्रो क्यो, यानी कि एक हाथ से लेना एक हाथ से देना, गिव एंड टेक। अब जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट के हाथ में पावर आ गई तो अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको नियंत्रित करेगी, यानी कि रेगुलेशन का काम करेगी। कौन? ब्रिटेन की गवर्नमेंट। इसलिए ये कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट, ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो नियंत्रण है वो सही तरीके से किया जा सके, उसका जो शासन है, करने का तरीका है, उसको सही रूप से चलाया जा सके भारत के अंतर्गत। तो ये एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? तो ये एक्ट लाया गया था ब्रिटेन की संसद के द्वारा। ब्रिटेन के उस समय पर पीएम होते हैं कौन? लॉर्ड नॉर्थ।
लॉर्ड नॉट नाम के एक पीएम होते हैं जो अपने यहाँ पर एक सीक्रेट कमेटी यानी कि गुप्त समिति की स्थापना करते हैं और गुप्त समिति की रिकमेंडेशन पर क्या लाया जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट। कहाँ पर? ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंतर्गत। क्यों लाया जाता है? क्योंकि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो खुद भ्रष्टाचार करते थे और कुप्रशासन की व्यवस्था देखने को मिलती थी, जिसको दूर करने के उद्देश्य से इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हुआ क्या? देखो जो भारत है, देखो ये रहा आपके सामने अविभाजित भारत का मैप, और इसमें जो ये आप लोकेशन देख रहे हो ये पड़ती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और इसके साइड में जो प्रेसिडेंसी है ये कहलाती है मद्रास प्रेसिडेंसी। अब इन दोनों प्रेसिडेंसी यानी कि बम्बई को और मद्रास को, इन दोनों प्रांतों को किसके अधीन कर दिया? बंगाल के प्रांत के अधीन कर दिया। यानी कि अब इन दोनों का जो प्रशासन का कार्य होगा वो कौन देख रेख करेगा? बंगाल का गवर्नर देख रेख करेगा। अब जो पहले देखो यहाँ पर भी गवर्नर बैठता था, यहाँ पर भी गवर्नर होता था और यहाँ पर भी गवर्नर होता था। इनके पास अपने कानून बनाने की खुद की एक काउंसिल भी होती थी। अब जब बम्बई को और मद्रास को इस बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया तो अब इस गवर्नर की रैंक भी क्या कर दी? चेंज कर दी। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास ज़्यादा अक्षेत्राधिकार आ गया, ज़्यादा पावर आ गई इसके पास। तो इस गवर्नर के टाइटल को क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर है उसको अब गवर्नर जनरल के पद के नाम से जाना जाने लगा। अब जब गवर्नर जनरल क्या हुआ? एक बड़ा पद हो गया। किससे? गवर्नर से। अब ये क्या करेगा? बम्बई और मद्रास इन दोनों के प्रशासन की भी देखरेख करेगा। इसका दायित्व क्या होगा? ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब कि बढ़ जाएगा, कार्य क्षेत्र भी बढ़ गया। तो इसकी हेल्प के लिए एक काउंसिल का निर्माण किया जाता है, एक परिषद का निर्माण किया जाता है, जिसमें कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य है। ये 4 सदस्य क्या करते हैं? इस गवर्नर जनरल की हेल्प करते हैं ताकि ये क्या कर सके? बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के क्षेत्र पर भी अपनी निगरानी रख सके। अब क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो क्या करता था? मद्रास और बम्बई दोनों प्रेसिडेंसी को देखता था। और इस प्रकार जो पहला गवर्नर जनरल बना किसका? बंगाल का, वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वहीं पर। ये रहा, देखो मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर दिया? कलकत्ता प्रेसिडेंसी के। कलकत्ता प्रेसिडेंसी मतलब जिसको बंगाल प्रेसिडेंसी कह रहे हैं हम, ठीक है। अब बंगाल के गवर्नर को किस नाम से जाना जाने लगा? गवर्नर जनरल के नाम से। और ये गवर्नर जनरल कौन बना था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स नाम का व्यक्ति क्या बना? बंगाल का गवर्नर जनरल बना। और यही व्यक्ति बंगाल का क्या था? अंतिम गवर्नर था। क्यों? क्योंकि गवर्नर के रैंक को ही क्या करा? गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी इसी एक्ट के माध्यम से होती है सन 1774 ईस्वी में। इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना में देख लेते हैं। ये रहा, देखो कलकत्ता के अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है सन 1774 ईस्वी में। इसमें 4 जज होते हैं। 4 में एक होते हैं चीफ जस्टिस, जिनका नाम क्या था? सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे क्या थे? चीफ जज थे। और 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? जिनके नाम है हाइड, लिमेंस्टर और चैम्बर्स, ठीक है। टोटल कुल मिलाकर 4 जजेस थे। किसमें? जो कलकत्ता के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ। इस सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस थे। एक मुख्य जज थे एलिजा इम्पे। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। और स्थापना कब हुई थी सुप्रीम कोर्ट की? सन 1774 ईस्वी में। और किस एक्ट के माध्यम से हुई थी? तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी। याद रखना, एक्ट आया था 1773 ईस्वी में और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है सन 1774 ईस्वी में। अब देखो यार, इतनी बातें आपको इस रेगुलेटिंग एक्ट से याद रखनी है। और हाँ, 2 बातें और याद रखनी है आपको कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये किस लिए लाया गया था? कि ताकि कंपनी पर क्या कर सके? नियंत्रण स्थापित कर सके, यानी कि कंट्रोल कर सके। कौन? ब्रिटेन की गवर्नमेंट। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने अब क्या किया? जो कंपनी के कर्मचारी जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, कुप्रशासन की व्यवस्था जिन्होंने फैला रखी थी, उनको ये बोल दिया कि बिना लाइसेंस के आप क्या नहीं कर सकते? व्यापार नहीं कर सकते। यानी कि बिना लाइसेंस के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने? ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने। और साथ ही साथ ये भी कहा कि आप जो उपहार लेते हो, जो टैक्स कलेक्शन करते हो भारतीयों से, उसका भी अधिकार इनसे छीन लिया गया। किससे? ब्रिटिश मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कर्मचारियों से। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पिट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के बारे में। देखो इस एक्ट का नाम पिट क्यों पड़ा? क्योंकि उस समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम था पिट द यंग। पिट द यंग उस समय पर कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब इस एक्ट को लाया गया सन 1784 ईस्वी में। इस एक्ट के माध्यम से
जो कंपनी थी, कंपनी पर जो नियंत्रण स्थापित करने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। लेकिन उसमें और ज़्यादा अधिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए इन्होंने क्या किया? लंदन के अंतर्गत एक नियंत्रक बोर्ड यानी कि नियंत्रक बोर्ड का मतलब क्या हुआ? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कहाँ पर की? लंदन में की, जिससे क्या हो सके कि जो कंपनी है, कंपनी पर क्या कर सके? और ज़्यादा नियंत्रण स्थापित कर सके, उसको और ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि कंट्रोल का कार्य कब से शुरू हो गया था? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। अब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में छह सदस्य हुआ करते थे। इन 6 सदस्यों की जो नियुक्ति होती थी वो किंग के द्वारा की जाती थी, यानी कि ब्रिटेन का जो सम्राट होता था उसके द्वारा इन 6 सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। इसमें कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। अब ये 6 सदस्य क्या करेंगे भाई? नियंत्रण स्थापित करने की कार्य करेंगे, यानी कि देख रेख रखेंगे कि किस तरीके से कंपनी का प्रशासन चल रहा है। और साथ ही साथ ये हुआ कि जो कंपनी थी, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जो व्यापारिक कार्य थे, व्यापारिक कार्य कौन देख रहे थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि निदेशक मंडल। और जो ये राजनीतिक कार्य थे, राजनीतिक कार्य कौन देख रहा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोले तो मतलब नियंत्रक बोर्ड। तो नियंत्रक बोर्ड क्या करेगा? राजनीतिक कार्य को देखेगा। और जो व्यापारिक कार्य थे वो कौन देखेगा? निदेशक मंडल, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। तो इस प्रकार आपको भारत में, यानी कि भारतीय उपनिवेश में 2 शासक देखने को मिलेंगे। पहला क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, इतनी बातें आपको पिट इंडिया एक्ट से रिलेटेड याद रखनी है। और हाँ, साथ ही साथ ये भी याद रखना कि जो ये गवर्नर जनरल था भाई, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल किया गया। अब इसकी हेल्प के लिए एक 4 सदस्यों की जो काउंसिल बनी थी, किस में बनी थी 4 सदस्यों की काउंसिल? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। तो पिट इंडिया एक्ट में जब ये 6 सदस्यों की नियुक्ति हुई ना, इसमें इस काउंसिल में एक सदस्य को कम कर दिया, यानी कि 3 सदस्य रह गए थे। कब? पिट इंडिया एक्ट के द्वारा। तो पिट इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक सदस्य की कमी कर दी गई, और इस समय पर इसमें सदस्य कितने हो गए थे? 3 सदस्य हो गए थे। इतनी बातें आपको पिट इंडिया एक्ट से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1786 का अधिनियम। अब इस एक्ट के माध्यम से जो गवर्नर जनरल था उसको विशेष पावर दे दी गई। क्या कर सकता था वो? उसको विशेष पावर क्या दे दी गई कि जो काउंसिल होती थी ना गवर्नर जनरल की, जो हेल्प करने के लिए बनी थी, उसका जो निर्णय होता था उसको रद्द करने की पावर किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल को दे दी गई। यानी कि अब गवर्नर जनरल परिषद के जो निर्णय होता था उसको क्या कर सकता था? निरस्त कर सकता था, रद्द कर सकता था। अब रद्द करने के बाद में होगा क्या? इसने निर्णय तो रद्द कर दिया। इसने निर्णय क्यों रद्द किया होगा? क्योंकि ये अपनी अपनी कोई इसकी पॉलिसी होगी, अपना कोई इसका आदेश होगा, वो लागू करना चाहता होगा। तो अब जब ये परिषद के निर्णय को रद्द कर देगा तो अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार किस एक्ट के माध्यम से दिया गया था? इस 1786 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ही इसको दिया गया था। किसको? गवर्नर जनरल को। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। देखो, जो ये 1813 का चार्टर एक्ट था, इसके माध्यम से हुआ क्या? आप थोड़ा सा पहले जाओ, 1600 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट आया था, जिसके माध्यम से जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने ये कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप 15 साल के लिए पूर्वी देशों के साथ में व्यापार कर सकते हैं। तो इसी व्यापारिक एक अधिकार को, ट्रेड मोनोपोली को खत्म किया गया। किस एक्ट के माध्यम से? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। लेकिन इस 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ध्यान रखना, चाय और चीन का व्यापार अभी भी खत्म नहीं हुआ था। जो चाय का व्यापार करते थे और जो चीन के साथ में व्यापार करते थे वो अभी भी बने रहे, क्योंकि चाय और चीन का जो साथ व्यापार था ना, वो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा खत्म होता है। यानी कि आंशिक रूप से कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार था, ट्रेड मोनोपोली थी, उसको खत्म किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। और पूर्ण रूप से कब खत्म किया गया? 1833 ईस्वी में, क्योंकि 1833 में चाय और चीन के व्यापार को भी खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो कंपनी थी, कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों पर राजस्व नियंत्रण का अधिकार भी दे दिया गया था। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो प्रथम बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का जो प्रावधान था, वो भी इसी चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो 1 लाख रुपए दिए जाते थे ना, ये भारतीय राजस्व से ही दिए जाते थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ। नेक्स्ट, इस चार्टर एक्ट से आपको ये याद रखना है कि जो भारत में ईसाई मिशनरी आए थे,
वो इसी एक्ट के माध्यम से आए थे, क्योंकि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की जो आज्ञा दी थी, अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की, बढ़ावा देने की जो मान्यता दी गई थी, वो इसी एक्ट के माध्यम से दी गई थी। कौन से? चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, ईसाई मिशनरीज। ठीक है, यानी कि जो भारत में क्या करेंगे, अपनी क्रिश्चियनिटी को फैलाएंगे, वो सारे के सारे अधिकार किसके द्वारा दिए गए? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से दिए गए। अब हम बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। जो 1833 का चार्टर एक्ट था, उसके द्वारा कंपनी के जितने भी वाणिज्यिक अधिकार थे उसको समाप्त कर दिए। अभी बताया कि जो चाय और चीन का व्यापार था वो बना रहा था 1813 में, उसको खत्म कब किया गया था? 1833 ईस्वी में। अब जो ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी की, पूर्ण रूप से जो व्यापारिक एक अधिकार था वो क्या हुआ? खत्म हो गया। किस एक्ट के माध्यम से? 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखो सबसे पहले हुआ था क्या? 1773 ईस्वी में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके माध्यम से गवर्नर के पद को क्या करा था? गवर्नर जनरल के रूप में तब्दील किया था। और ये गवर्नर जनरल कहाँ का था? बंगाल का था। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? इंडिया का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि किसका गवर्नर जनरल बन गया? बे बंगाल की जगह किसका नाम दे दिया इसको? टाइटल किसका दे दिया? भारत का गवर्नर जनरल। और इस प्रकार जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम था उसका? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, 1833 के द्वारा क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, उसमें पहले कितने सदस्य थे? रेगुलेटिंग एक्ट में 4 सदस्य थे, लेकिन पिट इंडिया एक्ट के आने से उसमें 1 सदस्य की कमी कर दी गई। उसमें सदस्य कितने हो गए? 3 हो गए। अब दोबारा से फिर इस एक्ट के माध्यम से 1 सदस्य को लिया जाता है, और वो सदस्य कौन होता है? लॉर्ड मैकाले होता है। तो इस प्रकार आप देखोगे कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी उसमें 1 सदस्य को लिया जाता है, और वो 1 सदस्य कौन होता है? विधि सदस्य होता है। और वो विधि सदस्य कौन था? तो वो था लॉर्ड मैकाले। ध्यान रखना कि चौथे सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है? लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की जाती है। और इसी के द्वारा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा सन 1834 ईस्वी में क्या किया जाता है? प्रथम विधि आयोग, यानी कि प्रथम विधि आयोग गठित किया जाता है। किसका? भारत का। अब जब ये प्रथम विधि आयोग कह लो, मतलब कि 1834 ईस्वी में गठित हुआ। किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा, क्योंकि लॉर्ड मैकाले क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। अब ये नियुक्ति कब हुई थी? 1833 के चार्टर के द्वारा। नेक्स्ट याद रखना है आपको, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार भी छीन लिया था। देखो इस प्रकार से आपको याद रखना है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या हुआ? जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी हेल्प करने के लिए, उसमें कितने सदस्य थे? 4। पिट इंडिया एक्ट के द्वारा कितने हो गए? 3 हो गए। ये पूछे जाते हैं काफ़ी बार, इसलिए याद रखना है। पिट इंडिया एक्ट के द्वारा कितने हो गए? 3 हो गए। लेकिन 1833 ईस्वी में जो एक्ट आया उसके माध्यम से इसमें क्या हुआ? 1 सदस्य बढ़ा दिया गया, और वो 1 सदस्य बढ़ने के कारण संख्या कितनी हो गई? 4। अब ये जो 1 सदस्य था कौन था? ये था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि सदस्य था, और इसी की अध्यक्षता में एक 1834 ईस्वी में क्या हुआ? एक विधि आयोग का गठन होता है। कब? 1834 ईस्वी में विधि आयोग का, यानी कि प्रथम विधि आयोग भारत में कब बना? 1834 ईस्वी में, और इसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? लॉर्ड मैकाले होते हैं। अब नेक्स्ट बात आपको याद रखनी है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या हुआ था? जो गवर्नर का पद होता था पहले, उसको क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और वो गवर्नर जनरल कहाँ का बना था? तो मैंने आपको दिखाया था कि ये गवर्नर जनरल बना था बंगाल का, क्योंकि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, ये दोनों की दोनों प्रेसिडेंसी किसके अधीन आ गई थी? बंगाल प्रेसिडेंसी के। अब बंगाल प्रेसिडेंसी का जो कार्य क्षेत्र था वो बढ़ गया, इसलिए जो गवर्नर की पोस्ट थी उसको गवर्नर जनरल में तब्दील कर दिया, और इस प्रकार कौन बना था? प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसी की सहायता करने के लिए 4 सदस्य की क्या की गई थी? काउंसिल का गठन किया गया था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो 1833 का चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा भैया कहाँ का बना था? बंगाल का। अभी बताया कि ये केवल कहाँ का बना था? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। लेकिन 1833 के इस चार्टर एक्ट के द्वारा ये क्या कहा जाने लगा? बंगाल की जगह इंडिया, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा भी है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। देखो
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी के बारे में। देखो, जब चार्टर एक्ट लाया गया उस समय पर भारत के जो गवर्नर थे उनका नाम क्या था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी उस समय पर भारत के गवर्नर जनरल थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो 1773 ईस्वी से रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1853 तक की जो जर्नी रही है ना, उसमें ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कंपनी को कहीं ना कहीं नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही कार्य किया। इसलिए उसने क्या किया कि जो नियंत्रक बोर्ड थे और उसके अन्य पद अधिकारी थे उनका वेतन निश्चित किया। किसने? ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने। निश्चित किसने किया? सरकार के द्वारा होगा, यानी कि निश्चित किसके द्वारा किया गया? सरकार के द्वारा। लेकिन जो इनको सैलरी, जो धन दिया जाएगा ना, वो कौन देगी? कंपनी देगी। यानी कि वो लगातार क्या कर रही थी? ब्रिटेन की गवर्नमेंट कंपनी पर दायित्व बढ़ाती जा रही थी, उसको कंट्रोल कर रही थी। किस प्रकार से? ताकि ये क्या करे, एक कंट्रोल में रह के अपना शासन भी सही तरीके से चला सके और इस पर हम अपनी पकड़ भी बना सकें। अब इसी के अंतर्गत जो कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, यानी कि डायरेक्टरों की संख्या भी 24 से घटकर कितनी होगी? 18 हो गई। आपको पता होगा कि कंपनी के अंतर्गत जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनकी संख्या कितनी थी? पहले 24 थी, अब संख्या कितनी रह गई? 18 रह गई। और इसमें क्या होते थे? जो 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल में होते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो 6 सदस्य नियुक्त किए जाते थे वो किसके द्वारा किए जाते थे? क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। वो 18 में आ गए। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक मंडल इसको बोलेंगे हिंदी में। ठीक है, तो इसके कितने सदस्य होते थे? 6 सदस्य। और किसके द्वारा अपॉइंट होते थे? तो वो होते थे ब्रिटेन के किंग यानी कि क्राउन के द्वारा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो आईसीएस की परीक्षा है, आईसीएस की परीक्षा के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा यानी कि ओपन एग्जाम होने लगा था। किस एक्ट के माध्यम से? 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से। क्योंकि जो आईसीएस है, आईसीएस की परीक्षा के लिए 1853 से लेकर 1922 तक जो ये एग्जाम होता था, ये कहाँ पर होता था? लंदन में होता था। लेकिन 1923 से पहली बार ये कहाँ पर होने लगा? भारत में होने लगा। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि आईसीएस की परीक्षा के लिए खुली प्रतियोगिता यानी कि ओपन एग्जाम, खुली प्रतियोगिता या फिर ओपन एग्जाम किस एक्ट के माध्यम से हुआ? वो हुआ था चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। और 1853 से 1922 तक ये कहाँ पर होता था? लंदन में होता था। लेकिन 1923 से पहली बार ये कहाँ पर हुआ? इंडिया में हुआ। ठीक है, अच्छा, खुली प्रतियोगिता क्यों कराई गई? क्योंकि उसमें निष्पक्षता आएगी। जो कैंडिडेट होंगे वो काफ़ी क्वालिटी वाले होंगे। क्योंकि आज से पहले क्या होता था? जो आईसीएस की परीक्षा होती थी ना, जिसको जैसे कि हम इंडिया में क्या बोलते हैं? हायर सिविल सर्विस, जैसे कि यूपीएससी है। तो इस तरीके से उस समय पर इंग्लैंड में क्या होता था? आईसीएस को बोलते थे इंपीरियल सिविल सर्विस। इसके लिए क्या करना पड़ता था? लंदन के अंतर्गत एक कॉलेज था, हेलिनबर्ग कॉलेज। हेलिनबर्ग कॉलेज क्या करता था? एक सिविल सर्विस कॉलेज था। इसमें एडमिशन लो, और जब कोई बंदा एडमिशन लेता था ना, उसकी स्पॉन्सरशिप करती थी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही डायरेक्ट क्या करती थी? जो सिविल सेवक थे उनको क्या करती थी? तैयार करती थी। यानी कि एडमिशन लो और सीधे के सीधे क्या बनो? आईसीएस बनो। ये प्रोसीजर था पहले वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जब स्पॉन्सरशिप की जाती थी हेलिनबर्ग कॉलेज की। ठीक है, लेकिन अब जब इसके लिए क्या होगा? खुली प्रतियोगिता यानी कि ओपन एग्जाम होने लगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने लगा, तो इसमें क्या होगी? दक्षता आएगी लोगों में। तो कैंडिडेट क्या होंगे? अच्छे आएंगे। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी ना, वो क्या चाहती थी कि पीएम और सीएम तो हो तुम्हारा, लेकिन जो डीएम हो वो क्या हो? हमारा हो। ये पॉलिसी अपनाती थी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए इसने क्या करा था? नियंत्रण स्थापित किया था। किसने? ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये एक लास्ट चार्टर एक्ट था। इसके बाद से आपको कोई भी चार्टर एक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये अंतिम चार्टर एक्ट था सन 1853 ईस्वी में। इसके द्वारा आप देखोगे कि जो कंपनी का शासन था वो खत्म हो जाता है। कब? 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद में। इसलिए आप देखोगे कि जो ये है ना, ये कंपनी का शासन कब से कब तक था? 1773 ईस्वी से लेकर 1858 तक। अब क्या हुआ? कंपनी का शासन खत्म हो गया। अब किसका शासन शुरू होगा? क्राउन का शासन। और जो क्राउन का शासन है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जी एस आर।